चलो बच्चों, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। आज जैक बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन है 2025 का, जिसको जैक काउंसिल ने जारी किया है, और जैक काउंसिल के मॉडल सेट से क्वेश्चन ऑलमोस्ट 75% आता है। तो आज आपके सामने हम जैक बोर्ड का मॉडल सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको ऑप्टिक्स का लॉन्ग रेंज का गेस क्वेश्चन दिए थे, तो कब कौन सा टॉपिक लेकर हम आएंगे ये तभी आपको पता चलेगा जब चैनल पर आप बनल रहिएगा। तो लीजिए आज आपको लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ, 21 फरवरी को हमने टारगेट कर लिया है। 21 फरवरी का आपको एग्जाम है फिजिक्स का, और 21 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड का है, दोनों बोर्ड का है। तो हमेशा दोनों के बीच में हम एक कंपटीशन डेवलप करेंगे, कभी आपके बोर्ड के लिए गाएंगे, कभी उसके बोर्ड के लिए गाएंगे। और हमारा टारगेट है 21 फरवरी की जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो वो सारा क्वेश्चन आपके पास किया हुआ रहेगा जो क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी कड़ी में आपको सबसे पहले आज हम मॉडल सेट को सॉल्व कराने जा रहे हैं, और अच्छे से आप देखिएगा कैसे कैसे इसका डिस्कशन होता है, सिर्फ आंसर नहीं, पूरा कंसेप्ट के साथ। देखिए क्वेश्चन कहता है, थोड़ा हम स्पीड पकड़ कर रहेंगे ताकि कम टाइम में आपका वीडियो बने और अच्छा से नॉलेज भी मिले। देखिए कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इट एक्सपीरियंसेस, क्या अनुभव होगा। प्यारे बच्चों बात कहना चाहता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायग्राम है जहां लाइंस पैरेलल होता है। यहां पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल रखने जा रहे हैं। देखिए डायपोल है, तो ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज और डायपोल का पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात, यहां पर ऑप्शन बोलता है कि नेट फोर्स का अनुभव करता है, दूसरा में बोलता है टॉर्क का अनुभव करता है, सी में बोलता है बोथ नेट फोर्स एंड टॉर्क, डी में बोलता है नाइदर नेट फोर्स नॉर टॉर्क। तो आप आंसर पर जाने से पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE। आपको पता है नेगेटिव चार्ज पर लगता है इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पर लगता है इंटेंसिटी डायरेक्शन में। अगर हम नेट फोर्स निकालने जाएंगे, नेट फोर्स अगर निकालने जाएंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स का, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। यानी नेट फोर्स का फीलिंग तो नहीं करेगा, लेकिन टॉर्क यहाँ डेवलप होगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आपको होता है P sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो निश्चित रूप से टॉर्क डेवलप होगा। तो यानी पहला ऑप्शन नेट फोर्स ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है बोथ नेट फोर्स एंड टॉर्क, तो चूंकि नेट फोर्स ला दिया इसलिए कैंसिल हो जाएगा। फिर कहता है नाइदर नेट फोर्स नॉर टॉर्क, तो टॉर्क का तो फीलिंग करेगा, यानी टॉर्क का फीलिंग करेगा, इसका मतलब आप ऑप्शन किस में जाएंगे, ऑप्शन बी। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी है। बी क्यों है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आंसर तो आप खुद देख सकते हैं, हाँ बी इसके लिखा हुआ है मॉडल सेट में, लेकिन क्यों है वो कंसेप्ट आप समझिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, एक्सर्ट ए फोर्स एफ। यहां पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, कोई बात नहीं, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन ईच अदर, मतलब दो चार्ज स्फीयर है जो डी सेपरेशन पर है और वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक दूसरे पर एफ। कहता है इफ चार्ज आर डबल, चार्जेस को डबल कर दिया, चार्जेस बोला है, चार्जेस बोला है, गौर कीजिएगा, चार्ज या डबल, यानी दोनों चार्ज को डबल किया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और दोनों बीच का डिस्टेंस भी डबल किया, तो फोर्स क्या होगा। लीजिए भाई यहां पर एक स्फीयर लेता हूं, यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पर एक स्फीयर चार्ज Q2, और सेपरेशन मान लो D है, क्वेश्चन में बोल भी रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा F बराबर इधर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई क्या D स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, दोनों चार्जेस को डबल किया है, नॉट चार्ज, यहां गौर करना सेंटेंस को देना, चार्जेस बोला है, दोनों चार्जेस को डबल किया है, तो यानी ऐसा। अब कहानी क्या बनेगा भाई, यहां पर चार्ज को हम लोग 2Q1 कर देते हैं, और यहां पर चार्ज को हम लोग 2Q2 कर देते हैं। और क्या बोला है, सेपरेशन ऑल्सो डबल, तो थोड़ा बड़ा भी दिखाना चाहिए, सेपरेशन अगर डबल किया थोड़ा बड़ा भी दिखाना चाहिए। यहां पर देखिए ऐसे, ये हो जाएगा चार्ज 2Q1 और यहां पे चार्ज हो जाएगा 2Q2, सेपरेशन 2D। अब हम निकालना चाहते हैं फोर्स, तो यहां पर देखिए मान लो फोर्स F डैश हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, KQ1, Q1 आने कितना 2Q1 हो जाएगा, और Q2 आने कितना 2Q2, और सेपरेशन बताइए, सेपरेशन भी होगा 2D, तो लीजिए यहां पर 2D का होगा होल स्क्वायर, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4KQ1 Q2 बाई, नीचे भी हो जाएगा 4D स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, आनी फिर से आपको वही आ गया KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां D स्क्वायर है। और प्यारे बच्चों इसको ऑलरेडी आपने क्या बोल के रखा है, मतलब फोर्स वही रहेगा, फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऑप्शन आप देखिए और उसको मार दीजिए। यहां पर ऑप्शन में टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो ऑप्शन F वाला होगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन में F होगा उसको आप टिक कर लीजिएगा, जो ऑप्शन F होगा, ABCD में जो भी होगा F
वही आपका आंसर होगा। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है, तो कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के बाइसेक्टर पर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहले जानिए, यहां देखिए ये आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं ये कहलाता है एक्सियल लाइन, ये कहलाता है एक्सियल लाइन। और अगर इसके परपेंडिकुलर जाते हैं तो इसे बाइसेक्टर लाइन भी बोलते हैं और डिवाइडर लाइन भी बोलते हैं। तो कहता है यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, मान लो इस पॉइंट पर, तो हम आपको शॉर्ट डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला बताता हूं। ये होता है केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हम शॉर्ट डायपोल से आपको दिखाते हैं। तो भाई जब इधर हम लाइन लेंगे इधर, तो एंगल हमारा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और जब एंगल यहां 90 डिग्री बनेगा, चूंकि बाइसेक्टर पर बोल रहा है यानी डिवाइडर पर बोल रहा है, यहां पर इधर आप बात करो चाहे इधर बात करो, तो पोटेंशियल अगर निकालने जाएंगे तो एंगल 90 बनेगा और यहां हो जाएगा केपी कॉस 90 और बाई आर स्क्वायर। तो बताइए कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, 0। कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। हाँ थोड़ा क्लास ले रहे थे ऑनलाइन। हेलो, हाँ देखिए 1 मिनट। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं v इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए 0। आनी बड़ी सीधी सी बात है, इसके बाइसेक्टर पर जाएगा तो पोटेंशियल 0 होगा। 0 वाला कौन ऑप्शन है, ए, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से बना के आपको सीखना है। अगर आप अंदाजे मारने की कोशिश करेंगे तो सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूरी कंसेप्ट के साथ जाना होगा। तो आप हमेशा बनल रहिए, हम आपको सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अब आइए नंबर 4 में। अब नंबर 4 में बोला जा रहा है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन। देखिए सबसे पहले जान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है। यहां पर आपको बना दिखाता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये रहा सेपरेशन, दोनों का एरिया सेम होता है और इसका कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला। अगर इसको सिंबल में यूज करते हैं तो ऐसा होता है, दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अब आपसे कहता है इस पर देखिए यहां टर्म को समझ लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन सेटर करेगा काम आप पकड़ लेंगे। आप ही जरा सोचिए, एरिया बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा, अगर डी बढ़ाएंगे तो सी क्या होगा, घटेगा। यानी एरिया और सेपरेशन का क्या रिलेशन आपके बीच में है। अब आपसे कहता है एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज्ड। कहता है कैपेसिटी तभी बढ़ेगा जब एरिया डिक्रीज होगा। अरे भाई जब एरिया डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी भी डिक्रीज होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या कहता है, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज्ड। हाँ, अगर आप प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों भाई, सी जो है एक ऐसा प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन होने की पूरी चांस है। फिर कहता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज। नहीं, अगर डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटी घट जाएगा, मतलब ये बात गलत है। तो फिर नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन आपका बी होगा। तो क्या समझा पहले ही बताओ तो। अगर फार्मूला आपके पास है और फार्मूला का नॉलेज आपके पास है तो बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप जान रहे हैं सी इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ से आप संबंध को पकड़ सकते हैं, एरिया बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा कैपेसिटी घटेगा। तो ये पॉइंट बच्चों आपको पकड़ना है। तो यानी कौन ऑप्शन इसमें हुआ जी, बी हो गया, इसका बी ऑप्शन हुआ। चलिए हम आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सुंदर है और बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, हमें लगता है काफी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। सबसे पहले जानिए, मैं आपको पढ़ाते समय बता रहा था कि किरचॉफ्स का 2 रूल है करंट इलेक्ट्रिसिटी संबंधित, फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। तो फर्स्ट रूल का ही नाम है जंक्शन रूल, ध्यान लगाइएगा। फर्स्ट रूल का नाम है जंक्शन रूल, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट रूल, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट रूल, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट रूल। जंक्शन रूल, पॉइंट रूल, और ये काम करता ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए किस पर काम करता है तो जवाब दीजिए चार्ज पे। और अगर सेकेंड लॉ की बात करेगा तो किस पर काम करेगा भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकेंड लॉ वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज अ वेरी इजी आंसर और ये वाला आंसर आपका हो जाएगा बी। यानी यहां पर आप बी डालेंगे। समझ में आ रहा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट लॉ बताता है करंट के बारे में, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखिए ये वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे डायग्राम ऐसा बता रहे थे, यहां पर मान लो करंट इस तरह से आ रहा है,
यहाँ मान लो I1 है, I2 है और I3 है, इधर मान लो जा रहा I4 और इधर मान लो I5, इधर मान लो I6। तो जितना इनकमिंग करंट होता है उतने आउटगोइंग करंट होता है, यानी हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I1 इंटू टी, चार्ज बन जाएगा, I1 इंटू टी चार्ज बन जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इधर हो जाएगा Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, यानी जितना चार्ज आ रहा है उतने चार्ज जा रहा है। सो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक मारिएगा, निकल जाइएगा, हम आपको विस्तार से सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। इसको जरा समझिए, रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क है। R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, इसमें से R है रेजिस्टेंस, R है रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। रो है रेसिस्टिविटी, रो है रेसिस्टिविटी। और बता देना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है दो ही बात पर, एक होता है नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा होता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। इसका रेसिस्टिविटी का डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, कौन सा मटेरियल है उससे मतलब है, कितना टेम्परेचर पर उससे मतलब है। हाँ, अगर यही रेजिस्टेंस रहता तो ये नेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी नेचर पर और साथ ही साथ टेम्परेचर पर। तो आप आपसे पूछ रहा है रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड्स करता है, लेंथ पर करता है नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करता है नहीं, टेम्परेचर पर करता है। अन्य ऑप्शन होगा क्या, सी। तो भाई मजा आ रहा है, देखते रहो अच्छा से। हम आपके एग्जाम को, आपका एग्जाम नहीं समझ रहे, अपने एग्जाम को सोच के आपके साथ चल रहे हैं। आप बनल खली रहिए, करते चले जाइए। आप कोर्स खत्म करके चले गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। अब देखिए, बोलता है मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करता है, डिटेल सुनो। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो यह सिर्फ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है सिर्फ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज मोशन में है, जैसे चार्ज मोशन होना मतलब क्या, करंट फ्लो होना, चार्ज मोशन में है ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज ऑसिलेट करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाए थे, अगर चार्ज ऑसिलेट करता है तो पर भी बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पर भी बनता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट होता है। जिसमें आपको इक्वेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी प्रकार बीजेड का इक्वेशन आया था, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये भला बात अभी नहीं बोल रहा है, चार्ज ऑसिलेट नहीं कर रहा, चार्ज सिर्फ मोशन में है, तो ये डेवलप करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मान लो अगर चार्ज रेस्ट में रहता तो क्या डेवलप करता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर बोलेगा चार्ज ऑसिलेट करता है तो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट है। और अगर चार्ज सिर्फ मोशन में है तो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। मैं पूरा डिटेल्स बात कर रहा हूं। तो कहता मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड केवल नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर बाय, ये तो जीके जीएस का क्वेश्चन हो गया, याद कीजिए। आपसे कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर बाय, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, रिमेंबर करो, गेस करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखिए यहां पर, अभी आंसर हम नहीं बोले लेकिन गेस करो। यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दो, यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसको स्टैंड पे खड़ा दो, करंट फ्लो करा दो। बोलो क्या हुआ था, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया था। इस घटना का सबसे पहले पता किसने लगाया है, गेस करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का खोज किसने किया है, गेस करो। वो वैज्ञानिक कौन था, हंस ओरस्टेड। वो वैज्ञानिक कौन था, बोलो, हंस ओरस्टेड। ये पहला, जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया गया था उसमें सबसे पहले ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया गया था, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये देन है ओरस्टेड साहब का। और ये कंसेप्ट जब आया तो दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, जिसके कारण हम भी आपके साथ हैं, यानी ओरस्टेड हो गया। अब आइए, मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
एक मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अगर वहां हम एक निडल रख देंगे, मान लो अब मैग्नेट ही रख दिए, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब जरा सोचिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1 है और यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 है। चलो इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस है और इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस है। अभी आंसर पर मैं नहीं जा रहा हूं, पहले आपको हम रिसर्च करके दिखा रहा हूं। तो यहां जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा MB1, यहां जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा MB2। ऐसा क्यों सर? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म बोला, इसलिए दोनों पोल पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। हम माइनस करने जाएंगे नेट फोर्स के लिए, लेकिन आप बताओ जब माइनस करेंगे तो क्या जीरो होगा? बिल्कुल नहीं जीरो होगा, क्योंकि B1 B2 अलग है। मतलब नेट फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स का एक्सपीरियंस भी करेगा, साथ ही साथ टॉर्क भी डेवलप होगा। तो बताओ कौन ऑप्शन मारेगा? कहता है टॉर्क बट नॉट नेट फोर्स यहां होगा, बट नॉट नेट फोर्स। नेट फोर्स काफी फीलिंग करेगा। अच्छा, टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, सॉरी वहां पर आपका है नॉट ए फोर्स, ठीक है। आगे जरा देख लो, नाइदर फोर्स नॉर टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स भी अनुभव करेगा, टॉर्क भी अनुभव करेगा। आनी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी। या फोर्स का भी फीलिंग कर रहा है, लेकिन हाँ अगर इसी को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ B1 और B2 इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से आपको सोचना है, तब अब की बार 98 पार वाला कहानी होगा। ये नहीं कि आप जैसे तैसे अंदाजा मार दीजिएगा। 25 को MCQ में कम से कम 5 से 6 को ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो न्यूमेरिकल बेस्ट रहेगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लगे रहिए, बिना टाइम गंवाए हो आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 10 में चलना चाहते हैं। देखिएगा, कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी नेगेटिव। बताओ भाई, जब आप पढ़ रहे थे मैग्नेट चैप्टर, तो जिसमें आपको बताया गया था फेरोमैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, ये बात बताए थे। गौर से सुनो भाई, फेरोमैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। मेरा एक डायलॉग था, फेरो होता है बड़ा भाई, पारा होता है छोटा भाई और डाय होता है सौतेला भाई। सौतेला भाई, सौतेला भाई क्यों? क्योंकि इसका व्यवहार जो है इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों के लिए मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, जिसको आप काईएम बोलते हैं, ये पॉजिटिव होता है, इसके लिए पॉजिटिव होता है और इसके लिए होता है क्या? नेगेटिव। तभी तो इसका बिहेवियर इन दोनों से अलग है। यानी किसके लिए नेगेटिव होता है? सीधा सी जवाब है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी। ये MCQ आपका है प्योर थ्योरेटिकल, इसको ध्यान लगाते रहिएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, गेस कर बताओ। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस ऑफ। लेंज लॉ किसके अकॉर्डिंग काम करता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ काम करता है किस टॉपिक पर भाई? एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही फेमस है। इसमें आपका बड़ा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेगा शो करो लेंज लॉ वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप याद कीजिए, अगर एक कॉइल है तो मैग्नेट को एक बार हम पुश करके दिखाए थे, तो भाई कितना वर्क करना पड़ रहा है। फिर जब हम पुल किए थे तो कितना वर्क करना पड़ रहा है। ये दोनों केस बताए थे और यहां पर बताया था साबित करके कि लेंज लॉ वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो फिलहाल आपसे MCQ पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर पूछा जाए लेंज लॉ किस पे काम करता है, जवाब देना एनर्जी कंजर्वेशन। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, बताइए। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, देखो भाई सेल्फ इंडक्टेंस आपका L होता है। आप जानते हैं फॉर्मूला फाई इक्वल टू LI, नहीं जानते तो जानिए। L इक्वल टू हो जाएगा फाई बटा I। यहां फाई मतलब क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। और करंट का क्या होता है? एम्पियर। और वेबर पर एम्पियर का नाम है हेनरी। वेबर पर एम्पियर का नाम है हेनरी। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे पहले डिस्कशन फैराडे साहब ने किया था और फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किसने किया था? हेनरी साहब ने। इसीलिए उनको भी सम्मान में सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट रखा गया हेनरी। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, टिक मारिए, क्लियर, आगे बढ़िए। चलो भाई 13 नंबर में आओ। सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर, लवली क्वेश्चन है, बहुत मीठा क्वेश्चन। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन डीसी सर्किट? बहुत बढ़िया। यहां देखिए, चलो कैपेसिटर बना देता हूं और इसको डीसी सोर्स से जोड़ता हूं। डीसी यानी बैटरी, बैटरी जोड़ दिया भाई। ये प्लस माइनस, ये आपका हो गया कैपेसिटर, ये कैपेसिटर यहां पर, और यहां डालो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जरा सोचिए,
कहता है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द डीसी सर्किट। रिएक्टेंस यानी एक्सी, फॉर्मूला क्या होता है 1/c ओमेगा, फॉर्मूला होता है 1/c ओमेगा, सी रख दो और ओमेगा के लिए क्या होगा 2πn। और आप बताइए डीसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो यह 1/c इंटू 2π इंटू 0, तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इन्फिनाइट। इसीलिए बताए थे अगर सिर्फ कैपेसिटर है और कोई स्लैब डाला हुआ नहीं है तो डीसी जो है ना पास नहीं होता कैपेसिटर से, कैपेसिटर दीवार खड़ा कर देता है। अगर पास कराना होगा तो इसमें डालना पड़ेगा पूरी तरह स्लैब भर के, लेकिन फिलहाल स्लैब डाला हुआ नहीं है। आपसे सिर्फ पूछा गया था व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन डीसी सर्किट, तो आपका जवाब होगा इन्फिनिटी। कैसे जवाब होगा इन्फिनिटी? क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है और 0 से मल्टीप्लाई करके नीचे 0 किया डिवाइड किया इन्फिनाइट हुआ। जवाब आपको क्लियर मिल गया है इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको बोलते हैं के को, और इसका फॉर्मूला होता है NS/NP। NS मतलब नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, NP मतलब नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। हल्का सा आपको फील दिलाता हूं, यहां दिखाता हूं फील दिला करके। ये आपका एक कॉइल है और एक दूसरा कॉइल है। गेस करो ये सिंबल हम किसका बनाए हैं, गेस करो। दिस इज अ प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज अ क्या सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न होता है NP, इसमें नंबर ऑफ टर्न होता है NS। बताओ बच्चे किसका सिंबल बनाए हैं, स्टेप अप का या स्टेप डाउन का? आप कहेंगे सर स्टेप अप, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है, तो यहां पर के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तभी तो स्टेप अप होगा, तभी तो वोल्टेज को बढ़ाएगा। और सीधी सी बात, इसके लिए के का वैल्यू मोर देन 1। इसे कहते हैं डिटेल्ड डिस्कशन के साथ एमसीक्यू का तैयारी करना। सीखते रहिए। सुटेबल डिसइंफेक्टिंग वाटर, बड़ा सीधा सा बात भाई। वाटर का प्यूरिफिकेशन किससे करते हैं? आपके घर में अगर लगा हो वाटर प्यूरिफायर तो देखिए उसमें लिखल रहेगा यूवी रहेगा, अल्ट्रा वायलेट, यानी कीटाणु को जो हम लोग खत्म करने काम करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा करते हैं। तो ये बात सिंपल सा है और इसको दिमाग में रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज। अगला क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ? गेस करो, सिंपल क्वेश्चन। किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ाया जा रहा था, तो वो जो आपका स्पेक्ट्रम बनाए थे, यहां जो स्पेक्ट्रम बनाए थे, तो बताइएगा यहां पर एक किनारे में आपका गामा रेज था, एक किनारे में आपका रेडियो वेव था, और ऐसे चल रहे थे कि वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है? गामा रे का, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या होगा? गामा रेज, मिनिमम वेवलेंथ गामा रेज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, ये तो वही है। हाँ जी, 17 नंबर यहाँ पे गायब है। 17 नंबर मोबाइल से सिखाता हूँ, रुकिए तो जरा, मोबाइल में 17 नंबर होगा, रुकिए। पहले 17 नंबर आपको बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, रुकिएगा। 17 नंबर मोबाइल से, 17 नंबर क्वेश्चन आपको हम डील कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं आ पाया, धीरे धीरे हम लोग इसको और एडवांस करते जा रहे हैं, बस आप लोग अपना काम करते रहिए। 17 नंबर तो यहाँ भी गायब है, 1 मिनट रुको, मैं जो डाउनलोड किया था PDF वो देख लेता हूँ। 17 नंबर क्या है क्वेश्चन? हाँ, 17 में है, आप लोग सुन लो अच्छा से। इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज कैसा बनता है? रीडिंग ग्लास जिसको कहते हैं, उसके द्वारा क्या बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, तभी तो हम लोग उसको पढ़ने काम करते हैं। तो वही 17 नंबर में है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा होता है। तो 17 वाला आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप, कैपिटल F एंड स्मॉल f। ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग वहां पर क्या लिखे थे? F0 और Fe। यहाँ F0 की जगह पर कैपिटल F है और Fe की जगह पर स्मॉल f है। टेलीस्कोप है बच्चों, ध्यान लगाना, टेलीस्कोप। हल्की सी बात बताता हूँ, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आई लेंस छोटा होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, इसका फोकल लेंथ छोटा होता है।
तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताए थे एफ नोट बाई एफ ई। यहाँ एफ नोट की जगह पर कैपिटल एफ है और यहाँ पर स्मॉल एफ है, यहाँ पर स्मॉल एफ है। तो यानी आपसे क्या पूछ रहा है, जरा सोच लीजिए आप बात, क्या था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, एफ नोट बाई एफ ई। तो एफ नोट की जगह पर क्या यूज किया, कैपिटल एफ, और एफ ई की जगह पर क्या यूज किया, स्मॉल एफ। तो हमारा आंसर होगा कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ, कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ, दैट इज सी, कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ, दैट इज सी। अच्छा यहाँ से पूछ लो एक बात, लेंथ ऑफ ट्यूब इसमें कितना आया था, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आया था बताओ, ऐसे आया था जो लेंथ ऑफ ट्यूब जो आया था बताओ जरा, वो आया था एफ नॉट प्लस एफ ई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। फिलहाल आपका जवाब मिल चुका, आगे बढ़ता हूँ। द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बड़ा सुंदर सा बात है, ये आपका डिफ्रैक्शन चैप्टर से है और कहता है कि डिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्स्टेकल का साइज क्या होना चाहिए। डिफ्रैक्शन होने के लिए, डिफ्रैक्शन होता क्या पहले समझिए, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, ये ऑब्स्टेकल है मान लो, अवरोधक जिससे लाइट पास नहीं होता है। जब लाइट यहाँ से आता है तो लाइट को सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है ज्योमेट्रिकल साइड में बेंड हो जाता है, और बेंड होने इस घटना का नाम है क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल इनटू द ज्योमेट्रिकल साइड इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डिफिनेशन में बता रहा हूं, लेकिन कहता है इसका साइज क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए। इसलिए बच्चों इसका ध्यान से आप माइंड में रख लीजिएगा, कौन ऑप्शन है कि द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का जो वेवलेंथ है उसी ऑर्डर में ऑब्स्टेकल भी होना चाहिए, तो सही से डिफ्रैक्शन होता है। अब आइए, द फिनोमेनन बाय विच नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या था, वो फिनोमेनन बताओ जिससे पता चलता है लाइट का नेचर ट्रांसवर्स है। अब जरा सोचिए, पहला इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में क्या होता है, ब्राइट और डार्क का फ्रिंज बनता है, इससे आपको इंटरफेरेंस की पता नहीं चलता है, इससे पता चलता है वेव नेचर ऑफ लाइट। अब जरा सोचिए, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है। डिफ्रैक्शन लाइट सेम चीज है, डिफ्रैक्शन लाइट सेम चीज है, बस डिफ्रैक्शन में फ्रिंज बड़ा छोटा बन जाता है, इंटरफेरेंस में सारा फ्रिंज का साइज सेम होता है। आइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले इसे समझिए, रिफ्रैक्शन लाइट से लाइट का वेव नेचर का वेरिफिकेशन है ही नहीं, वो तो रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट से पता चलता है लाइट का नेचर ट्रांसवर्स होता है। जब लाइट पोलराइज होकर निकलता है, जैसे यहां देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां मान लो कोई क्रिस्टल है, पूरा डीप और डिटेल डिस्कशन, यहां पर कोई क्रिस्टल है और यहां से लाइट अगर आ रहा है, मान लो कुछ ऐसा भी है, परपेंडिकुलर वाला भी है, डॉट वाला 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 भी है, लेकिन जब पोलराइज होने के बाद आता है तो सिर्फ परपेंडिकुलर आता है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है ट्रांसवर्स, और ये हो रहा है आफ्टर पोलराइजेशन। इसलिए बच्चों इस बात को माइंड में सेट कर लो कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताता है लाइट का ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर, लाइट ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ट्रांसवर्स इन नेचर है, मतलब उसमें जो पार्टिकल है वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स वेव तो उसको कहते हैं ना जिसके चलने मीडियम पार्टिकल चाहिए, लेकिन नेचर पूछ रहा है कैसा नेचर में होता है, तो आप ट्रांसवर्स इन नेचर साबित होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इजी क्वेश्चन, आप जानते हैं फॉर्मूला E बराबर एच न्यू, H इक्वल टू क्या होगा E बाई न्यू। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, ml स्क्वायर टी का पावर -2, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, टी का पावर -1। लीजिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ml स्क्वायर, और इसको ऊपर ले चलो तो -2 और +1, दिस इज द ऑप्शन, ढूंढ लीजिए, मार दीजिए। अरे कुछ और बोला है, किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू टाइम, नहीं फोर्स इंटू टाइम नहीं होगा। अब बता रहा हूं फोर्स का क्या होता है भाई, फोर्स का होता है ml टी का पावर -2, इसका टी, ये हो जाएगा ml टी का पावर -1, नहीं ये नहीं होगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो एनर्जी हो जाता है, वो भी नहीं होगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम है, यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम है। अच्छा सुनो, ये गेस करो, यहाँ देखिएगा एनर्जी इक्वल टू, आप जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं H इक्वल टू E बाई न्यू। E मतलब एनर्जी, एनर्जी का आप लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम, मतलब ये वाला फॉर्मूला होगा, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम के बराबर होगा। चेक भी कर देता हूँ, चलो फोर्स का हुआ ml स्क्वायर, ml फोर्स का हो गया आपका ml टी का पावर -2,
और डिस्टेंस का हो गया l और टाइम का t, बना लीजिए यहाँ से तो हो जाएगा ml² t का पावर -1। जी हाँ, दिस इज द आंसर। कौन आंसर? ये वाला C। यार बहुत मेहनत लगता है, अच्छे से पढ़ाई करो। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 में। न्यूक्लियस ऑफ आइटम कंसिस्ट, यहाँ देखिए यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चक्कर कौन काटता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर बोलता है न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, जवाब देना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। खोज लो क्या बोलता है, क्या खाली प्रोटॉन से रहता है? नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाँ रहता है। अल्फा रहता है? नहीं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो घूमता है। तो कौन ऑप्शन हो गया? बोलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। लेकिन गौर से सुनना, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेजर अमाउंट में रहता है, बाकी और पार्टिकल्स है। लेकिन आपका जवाब होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या भाई? क्या हो भाई? बी। चलिए 23 नंबर में आ जाइए। रेडियो एक्टिव एटम इमिट गामा रेडिएशन, इट्स एटॉमिक नंबर। सुनो, अगर कोई एलिमेंट है, मान लो एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A, अगर इससे गामा निकल जाता है, एलिमेंट वही रहेगा, एटॉमिक नंबर वही रहेगा, मास नंबर वही रहेगा। लेकिन हाँ, ये बन जाता है अगर पहले से अनस्टेबल है तो हो जाता है अस्टेबल। कोई बच्चा सोच रहा है एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, मास नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अनस्टेबल से स्टेबल कैसे होता है? गामा इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी निकल जाता है तो एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो यानी गामा निकलने से एटॉमिक नंबर मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। अरे पी टाइप कैसे बनता है भाई? बताओ पी टाइप कैसे बनता है? मान लो सिलिकॉन के साथ अल्युमिनियम को मिला दें। अल्युमिनियम क्या होता है? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज किसको कहते हैं? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। जिसमें अल्युमिनियम आता है, इंडियम आता है, गैलियम आता है। तो आपसे कहता है पी टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी रहता है? जिसके वैलेंसी ऑफ 3, यहाँ तो होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन चलो वैलेंसी ऑफ 5, वैलेंसी ऑफ 2, जी नहीं 3, हम लोग मिलाते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज, अल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम। तो आपका 3 वाला ऑप्शन होगा। अब आ जाओ द डिप्लेशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन। यहां देखिएगा, ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है। और यहां पर देखिएगा जैसे डॉपिंग करते हैं, इसमें ज़्यादा मात्रा में प्लस होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में माइनस होता है। जैसे करते हैं यहाँ डिफ्यूजन होता है, ये आता है प्लस, ये आता है माइनस, ये प्लस माइनस आपस में मिलकर डिफ्यूज कर जाता है, डेथ कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ वहाँ प्रोटॉन यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं, वो डिफ्यूज कर चुका है। तो ऑप्शन ढूंढिए, कहता है इलेक्ट्रॉन्स ओनली नहीं, होल्स ओनली नहीं, बोथ इलेक्ट्रॉन्स होल्स, वो प्रेजेंट रह ही नहीं पाता, वो डिफ्यूज कर जाता है, कंबाइंड हो जाता है। इसलिए नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नोर होल्स, दिस इज द ऑप्शन। मैक्सिमम बच्चा सी मार के आता है, कह रहे उसमें तो होल्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, नहीं, वो डिफ्यूज हो जाता है, आपस में कंबाइंड होकर डिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए नाइदर होल्स नोर इलेक्ट्रॉन्स, वो लेयर बन जाता है एक। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी, डी हो गया इसमें। अब आइए, ये कितना नंबर था? 25, ठीक है। अब आइए 26 में, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इंक्लूजिंग ए चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनो बच्चों, अगर मान लो कोई गॉस सरफेस यहाँ पर है, चार्ज क्यू है, ठीक है, इससे फ्लक्स निकालना है, तो फॉर्मूला होगा 1/ε0 अगर इसको डबल भी कर दीजिएगा फ्लक्स वही रहेगा, इसको हाफ भी कर दिया फ्लक्स वही रहेगा। कैसे? मान लो जो लाइन निकल रहा है वही लाइन आगे बढ़ेगा या लाइन घट बढ़ जाएगा? लाइन तो वही रहेगा, एरिया बढ़ाने से क्या होगा? चार्ज जब तक नहीं चेंज करेंगे फ्लक्स वही रहेगा। तो मतलब यहां पर क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज। सुनो भाई, अब थक गए। एमसीक्यू क्वेश्चन आज आपको हम कंप्लीट कर दिया मॉडल सेट का, 25 तक रहता, मैंने 26 तक आ गया। यहाँ तक प्रैक्टिस आप करो, फिर हम बहुत जल्दी कंटिन्यूअसली एवरीडे आप चैनल पर बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया हो। हम देश के हर बच्चा को सिखाना चाहते हैं। मेरा एक नारा है जो हमने अभी भी सीखा है और आपको बोल रहा हूँ, केडी सर ने ठाना है, देश के हर गरीब को पढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो और अच्छे से तैयारी करो। और मैं जो आपको कहा है कि 98 पार करो फिजिक्स में, हम आपको एक बहुत ही शानदार गिफ्ट देंगे, उसी दिशा में आप आगे बढ़ते रहिए। और आपका करियर का बात है, आपके माता पिता को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रॉपर बच्चों गाइड करते रहिए और पढ़ते रहिए। एकदम आप आइसोलेटेड सिस्टम में मोबाइल बंद रखिए, आप आराम से इसको देखिए और उसके बाद मोबाइल बंद कीजिए, फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, फिर आप देखिए क्या सर भेजे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो इसलिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।